जी ने और उनके अन्य दो सहयोगियों ने नियम 67 के अंतर्गत भ्रष्टाचार के ऊपर जो चर्चा का विषय लाए हैं उसके ऊपर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मुझसे पूर्व बहुत से माननीय सदस्यों ने पक्ष और विपक्ष से अनेकों बातें रखी हैं। माननीय रणधीर शर्मा जी ने जो बोला उसके तथ्य भी आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। इस सरकार को बने हुए 2 वर्ष हुए हैं। उस 2 वर्षों के अंदर हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिस तरह से विशेष रूप से मैं कहूँ तो भ्रष्टाचार को जो खुला समर्थन दिया है, उसके अनेकों उदाहरण मैं आपके सामने दूंगा। हो सकता है उसके रिटर्न में तथ्य ना हो, लेकिन जब आप सुनेंगे तो उसके ध्यान में आपके आ जाएगा कि इसमें कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अनेकों बातें यहाँ बताई गई। मैं यहाँ हिमाचल प्रदेश की बातें बोली गई, उसके ऊपर ना बोलते हुए हमारे माननीय नेता जयराम ठाकुर जी भी इसमें बोलेंगे, उस समय भी तथ्य प्रस्तुत करेंगे। और अभी जो मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर देखता हूँ, मुकेश अग्निहोत्री जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे जिला के, प्रदेश के, आपके कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। जिस तरह के इलीगल माइनिंग ऊना जिला के अंदर चल रही है, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी स्वान नदी है माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसके ऊपर लगभग 450 करोड़ रुपया चैनलाइजेशन के लिए प्रोफेसर धूमल जी के समय पर समय के ऊपर लगाया गया। चारों चैनल, उनके चारों फेजेज जो हुए वो उनके समय पर केंद्र में जब हमारी सरकारें थी, चाहे आज नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है, उस समय वो पैसा आया। लेकिन आज उस नदी की जो हालत है, उस नदी के अंदर इलीगल माइनिंग ना हो, तो उस समय जब मुकेश जी इंडस्ट्री मिनिस्टर थे तो इन्होंने लीगली वहाँ पर लगभग 50 माइनिंग लीज दी थी। उसमें जब देखा गया कि वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाहर के लोग आगे थे, तो उन्होंने इस तरह से इलीगल माइनिंग की, जिसके कारण जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि बाहर के लोग जेसीबी पोकलें लगा करके जो उसके किनारे हैं उनको तोड़ रहे हैं। लोगों के खेतों को सिंचने के लिए जो कुएं लगाए हैं, उन कुओं के अंदर पानी डाउन चला गया, पानी सूखना शुरू हो गया। संतोषगढ़ से लेकर के आपका गगरेट तक जितने भी किनारे हमारी ज़मीन है, जो आज बिल्कुल फर्टाइल लैंड है, लगभग 2-2.5 लाख बीघा ज़मीन जो रिक्लेम हुई थी चैनलाइजेशन के बाद। उसके बाद अभी उसमें कोई भी लीज नहीं है, ओपन लीज वहाँ पर बंद है। ऊना जिला के अंदर, पूरे प्रदेश में बंद है, माननीय इंडस्ट्री मिनिस्टर बता सकते हैं। लेकिन वहाँ आप किसी भी समय जाएं, आपको जेसीबी, पोकलैंड, टिपर्स, जिसके बारे में मुकेश जी ने भी ऊना में अभी कुछ दिन पहले कार्यक्रम था, तो उन्होंने अधिकारियों को मंच से भी बोला कि आप इस चीज़ को बंद करिए और जो हमारी ओवरलोडिंग है उसको आप लोग बंद करिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि जब वहाँ पर लीगल ओपन लीज है ही नहीं है, तो वो संतोषगढ़, खानपुर, फतेहपुर, नंगड़ा जो गांव है, झलेड़ा तक, वहाँ पर कौन कर रहा है? जो वहाँ पर जो इलीगल माइनिंग हो रही है, वो इलीगल माइनिंग इस तरह से हो रही है कि वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। और जहाँ पुलिस के बड़े अधिकारी भी बैठे होंगे, जब हम लोग पुलिस के वहाँ के अधिकारियों से बातचीत करते हैं कि आप लोगों ने जो बीजेपी के समय पर जहाँ पर चौकियाँ लगी थी पुलिस की, कि वहाँ के अंदर कोई ना जाए, वो आपने क्यों उठाई? इस गवर्नमेंट के आने के बाद वो किसके कहने के ऊपर उठी? और अधिकारी बताते हैं कि हमने बार बार बोला कि हमें पुलिस दे दो, पुलिस दे दो, लेकिन किसी ने वो पुलिस नहीं दी। क्या सारी पुलिस काम में लगी हुई है? बटालियन ऊना के अंदर है, 11वीं फर्स्ट बटालियन ऊना के अंदर है। उस बटालियन को आप लोग वहाँ उनके पुलिस के जो सिपाही हैं, कांस्टेबल हैं, या उनके जो बड़े अधिकारी हैं, उनको वहाँ पर क्यों नहीं लगाते हैं? तो उससे ये ध्यान में आता है कि वहाँ पर बिल्कुल मिली भगत से माइनिंग, जो इलीगल माइनिंग हो रही है, चली हुई है, और कांग्रेस के पदाधिकारी वहाँ पर ये काम कर रहे हैं। और रात को वहाँ लड़ाइयाँ होती हैं, अनेकों बार वीडियो उसके वायरल होते हैं कि कोई व्यक्ति, किसान आदमी जाता क्या, मेरे खेत जहाँ ज़मीन में से 500-500 कनाल ज़मीन लोगों के लेफ्ट बैंक राइट बैंक के बीच में है, उन बेचारों को रेत बेचने का अधिकार नहीं है।
अगर वो जाएं तो ट्रैक्टर पकड़े जाते हैं खाना पूर्ति करने के लिए। हमने अनेकों बार बोला भैया लोकल ट्रैक्टर्स पंचायतों का काम करने के लिए लगे हुए हैं, लोकल ट्रैक्टर लोगों के मकान के लिए लगे हुए हैं, तुम लोग टिप्पर्स को क्यों नहीं पकड़ते हो? जो जेसीबी पोकलेन है फलां जगह पे खड़ी हुई है, क्यों नहीं पकड़ते हो? तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इसको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल तथ्यों पे बोल रहा हूँ। तो अधिकारी लोग बोलते हैं हमें इनकार किया हुआ, आपने कहीं नहीं जाना है। मैं इसके लिए कसम खा सकता हूँ आपके साथ बैठ करके, जिसमें मंदिर में चलो मैं आपको, आप मेरे को कसम खिलाओगे आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, कहीं भी आप बोलेंगे। अधिकारियों ने बोला, कितने मजबूर अधिकारी कर दिए हुए हैं वहाँ पर, बड़े अधिकारियों। मैं तो मजाक में भी बोला उनको कि आप काहे को फिर जहाँ पर बैठे हुए बड़े बड़े पोस्टों के ऊपर, आप चले जाओ इस जिला को छोड़ करके। मैंने ऐसे जब नाराज होकर के भी उनको बोला कि भैया 2 साल हो गए हैं, अब 2 साल के बाद काम शुरू हो जाएगा तो फिर आपका नंबर लगेगा, तो इसलिए आप जिला बदल दो, चले जाओ जहाँ से। आप ऐसा बोल करके बच नहीं सकते कि हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं। हमें इनकार किया हुआ, किसने इनकार किया हुआ बताएं, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए उन चीज़ों के ऊपर। जब मैं इलीगल मानने का पहला पॉइंट आपके ध्यान में ऊना जिला का ला रहा हूँ। कोई आप पैसे का रोना रो रहे हैं, पैसा नहीं है हम भी मानते हैं, गवर्नमेंट के पास हमारे पास भी दिक्कत है, हम कंज्यूमर स्टेट के लोग हैं, सेंटर के सिर के ऊपर चलते हैं, टैक्स के ऊपर चलते हैं, अपनी इनकम बहुत कम है। लेकिन पैसा अगर आप लोग इलीगल माइनिंग को रोकेंगे तो मैं कहता हूँ 500-700 करोड़ रुपया आप लोगों से ले सकते हैं। हिमाचल से बिना किसी लात लपेट के, बिना एम फार्म के लोग वहाँ पर जा रहे हैं, ना माइनिंग ऑफिसर वहाँ जाते हैं, ना पुलिस के अधिकारी वहाँ पर जाते हैं। और दूसरा विषय जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, जो आपदा का विषय आया, ठीक है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं एक दूसरे को लात लपेट के लिए। अगर ऐसी आपदाओं में भी कोई अवसर ढूंढे तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा बेशर्म आदमी कोई नहीं हो सकता। अगर इसमें भी बीजेपी कांग्रेस हम लोग ढूंढेंगे। आज भी अनेकों लोग बिना, हम दावे के साथ कह सकते थे हिंदुस्तान के अंदर कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका अपना घर नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अंदर तो पशुओं का भी अपना घर है, बाड़ा है, कुड़ है। लेकिन उस त्रासदी ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि हजारों लोगों के बेचारों की ज़मीनें बह गई, बेचारों के मकान चले गए। लेकिन उनको हम ना ज़मीन दे पाए ना मकान दे पाए। 2 साल पहले आपदा आई थी, लगभग 1.5 साल पहले हमारे एरिया के अंदर लगभग 1 मकान टूटा था, 1 मकान। उसके घर हम भी गए, अनुराग जी भी गए, पूरा मकान ही बैठ गया था, परिवार बच गया था मरने से। आपने उनको 7 लाख रुपया दिया और देना ही चाहिए था। उसका डंगा लगाने के लिए मैंने एमएलए फंड में से लगभग 7 लाख रुपया दिया, जब आप लोगों ने अलाउ किया कि डंगों को दे सकते हैं। तब जाकर के उस बेचारी ने मकान बनाया, बिड्डो लेडी है वो वहाँ पर। लेकिन अभी मेरे को जानकारी मिली कि बीडीओ ऑफिस से एक नई लिस्ट मांगी गई कि और किस किस के गिरे थे। 2 साल के बाद याद आया तो लोगों को 1.5-2 लाख रुपया ऐसे लोगों को दे दिया गया दोबारा। अनेकों लोगों को दे, मैं आपको गांव का नाम दे दूंगा और अगर व्यक्तियों के नाम देने हैं वो भी दे दूंगा, क्योंकि ऐसे अगर हम लोग उसी गांव के अंदर जिन लोगों का मकान गिरा उसका नहीं दिया उसका भी नाम दे दूंगा, जिसका गिरने वाला उसको नहीं दिया उसका भी नाम दे दूंगा। कौन व्यक्ति है जो इस तरह से वीडियो के ऊपर दबाव डाल करके कर रहा है? तो इस तरह इसका कोई आपको प्रूफ का कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि इसकी प्रूफ की जरूरत है। ऐसे अनेकों जगहों पे घटना हो रही होंगी। जैसे माननीय बलवीर वर्मा जी ने कहा कि कुछ लोगों के ऐसे ऐसे डंगे लगा दिए गए, करोड़ों रुपए के, लाखों रुपए के डंगे लगा दिए। जिस आदमी का गिरा है उसके लिए आपने जो पैकेज आप बताते हैं वो पैकेज ठीक है, पहाड़ों में ज़्यादा आया तो पहाड़ों के अंदर ध्यान में होगा, हमारे एरिया में कम हुआ था इसलिए हमें ध्यान में नहीं आ रहा होगा कि कहाँ कहाँ पैकेज का पैसा गया। जहाँ गलत गया वो मैं आपके ध्यान में ला रहा हूँ, जहाँ ठीक आया वो भी मैं आपके ध्यान में ला रहा हूँ। उसके साथ साथ जो आप लोगों का अवैध कटान हो रहा है जंगलों का, आज 2-2.5 महीने हो गए बारिश को पड़े हुए। पूरे हिमाचल की क्या, उत्तर भारत की क्या, पूरे देश की क्या स्थिति है? पोल्यूशन से क्या स्थिति है, बारिश ना होने के कारण क्या स्थिति है, हमारी फसलों की क्या हालत है, धूल और धुएं की क्या हालत है, ये बारिश ना होने के कारण है। लेकिन ऊना के बॉर्डर एरिया के ऊपर देहरा एरिया से और हमारा जो चिंतपूर्णी एरिया है, कुटलैहड़ एरिया है, जगग्रेट एरिया है, उस एरिया से 25 ट्रक पकड़े गए। उसकी फोटो अखबार के अंदर लगी, उसकी फोटो। हाँ जी, नहीं पूरे प्रदेश के, मैं नहीं कह रहा जी आप लोग करवा रहे हैं, जो आप वहाँ के एमएलए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पूरे प्रदेश से जो वहाँ आ रहे हैं। और उसके बाद जब डीएफओ वहाँ फैक्ट्री के अंदर गए तो वहाँ से बयान आया, वहाँ से पता लगा कि इंडस्ट्री वाले ने कहा मेरे पास तो 100 ट्रक रोज आता है हिमाचल प्रदेश से। ऐसा आप कल्पना करो, 100 ट्रक। और हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, वृक्षारोपण। और मैं कहता हूँ, मैंने पहले भी बोला है, मुख्यमंत्रियों के वृक्षारोपण की जगह देखो, आपको धूड़ भी नहीं मिलेगी वहाँ पर। पेड़ तो बड़े दूर की बात है, जो मुख्यमंत्रियों ने किए हुए वही पेड़ नहीं है।
हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, जो वृक्ष है उनको कटा रहे हैं। कब के सदियों के जो पेड़ होंगे, कब से लगे हुए होंगे, बेचारे नेचुरल उगे होंगे, लेकिन हम लोग करोड़ों रुपया वृक्षारोपण के ऊपर खर्च रहे हैं, लेकिन कटान अवैध जो हो रहा है उसके ऊपर हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, और उसको हम लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते हैं। नहीं, मैं जो परमिट वाला वो तो जाए, उसके अंदर खैर वाला होता है, उसके अंदर वहाँ प्रमाण जी ठीक बोले हैं। और अभी राकेश जम्वाल जी, हम भी कमेटी के अंदर मेंबर हैं, हमारे पास एक रिपोर्ट आई मुख्यमंत्री जी, उसमें कहा गया, मैंने वहाँ पर विषय उठाया, मैं कहा कम से कम जहाँ माननीय मुख्यमंत्रियों ने हमारे, वो चाहे कांग्रेस के हैं चाहे बीजेपी के हैं, उन्होंने प्लांटेशन किया, उनका तो मान सम्मान होना चाहिए। उनके पेड़ बचे हैं या नहीं बचे हैं? उन्होंने कहा जी फलां जगह हमने शिमला जिला के अंदर किया है, फलां जगह के ऊपर 100% सर्वाइवल रेट है जहां मुख्यमंत्री जी ने प्लांटेशन किया। मैं उस दिन था नहीं, राकेश जी वगैरह जो लोग गए, हम मौके के ऊपर गए, तो जब राकेश जी ने एक पेड़ को ऊपर से खींचा तो लिफाफे के साथ ही बाहर को आ गया, लिफाफे के साथ ही 2 दिन पहले लिफाफे लगा दिए वहां जाकर के। आप किसी को सस्पेंड करेंगे वहां? मैं कहता हूँ इनको मत छोड़ो, इनको मत छोड़ो। ऐसे मैं शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता, ऐसे जो बेईमान लोग, ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो मुख्यमंत्री जी का ही मान सम्मान नहीं करते हैं। एक विक्रमादित्य जी ने भी, उन्होंने कहा एक विक्रमादित्य जी ने वहां पर प्लांटेशन किया है, वहां नहीं हम लोग जा सके, थोड़ा नीचे होगा। जब मुख्यमंत्री जी की जगह 2 दिन पहले लिफाफा काटा गया तो आपकी जगह पे लगाया होगा कुछ ना कुछ। तो हमने कहा उनका क्या देखना जब मुख्यमंत्री जी का मान सम्मान नहीं है। ये आपकी धामी के साथ हुआ, आप भी चल पड़ना, राकेश जी ले जाना, विक्रमादित्य जी को ले जाना नहीं तो साथ में। ये आपके मुख्यमंत्रियों के द्वारा लगाए गए प्लांटेशन की स्थिति है, जिसके ऊपर करोड़ों रुपया सेंटर का और स्टेट का लगता है। आप कल्पना करो किस लेवल के ऊपर अधिकारी लोग प्लांटेशन का मान सम्मान करते हैं, और उस तरह से इलीगल फेलिंग किस तरह से ऊना जिला के अंदर ट्रकों के ट्रक जा रहे हैं, क्या उसके ऊपर कोई व्यक्ति करेगा? इसमें लिए आदमी को, जिसको कहते हैं ना, गुस्सा और दर्द होना बड़ा जरूरी है, कार्रवाई तब होती है, वरना हम लोग टाल जाएंगे, विपक्ष है ये तो बोलता ही है और दूसरा बोलता ही है। तो जो दलाल लोग हैं उस होते हैं, लड़ते रहते हैं और हम लोग खाते रहते हैं। हम आप लोगों को भी लोग मजाक में लेते हैं, ऐसे वैसे ही जा रहे हैं। मैं देख रहा था जहाँ पर हमारे माननीय सदस्य कमलेश जी हैं, उस वक्त से देख रहे हैं, उनकी आंखों में पानी आ गया, हंस हंस के हो क्या रहा है, पूछ लो, देखो भाभी को पूछो। मैं बड़ी देर से देख रहा था, वो नज़ारा ले रही थी, हो क्या रहा है जहाँ पर, हंस रहे हो बेचारे, देख रहे भैया क्या बोली जा रहे हुआ रे भाभी जी। मैं देख रहा था बाहर में, हंसराज जी को कहा, मैं कहा भाभी जी पूरा आनंद ले गए आज विधानसभा का आनंद ले लिया मैं कहा आज उन्होंने। है भी ठीक है, लड़ी जा रहे हैं चिड़ियों की तरह, भैया को कार्रवाई भी करके बताओ। आप हमें बोलते हैं हमने ये किया, हमने वो किया, अगर हमारे टाइम पे कुछ गलत हुआ तो आप लोग अंदर ठोको ना उनको, हमारे कौन सा रिश्तेदार हैं वो, लगाओ आप उनके ऊपर। हम खुली चुनौती देते हैं आपको कि लगाओ उनके ऊपर, कार्रवाई करो उनके ऊपर। लेकिन इस तरह से हम लोग करेंगे कि पेड़ वाले को भी छोड़ेंगे, लीगल माइनिंग वाले को भी छोड़ेंगे। माननीय अवस्थी जी ने कहा कि OTS है ये RBI के नाम पे आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। माननीय चंद्र कुमार जी बड़े सीनियर लीडर हैं, अनेकों पदों के ऊपर रहे हैं। माननीय जयराम जी बड़े लंबे समय से, लगभग 30 साल से जहाँ पर है, और अनेकों लोग हैं। OTS आती है, कांगड़ा बैंक के अंदर OTS आई। दिक्कत वही होती है, कई बार आदमी सोचता है शायद पॉलिटिकली ये बोल रहा है। OTS आती है लैंड ट्रोडन लोगों के लिए, जिस व्यक्ति से बेचारे से पैसा नहीं दिया जा रहा, उसकी कुर्की की स्थिति आनी शुरू हो गई है, उसके लिए OTS आता है कि भैया आप लोग आओ, आप एक मुश्त अपना इतना पैसा दो, आपका ब्याज माफ़ कर देंगे, या इतना ब्याज आपका छोड़ देंगे, या इतना आप लोगों का छोड़ देंगे। लेकिन उस OTS के अंतर्गत कांगड़ा बैंक की स्थिति ये हो गई है, लगभग 150 करोड़ रुपया लोगों का माफ़ कर दिया। और हमारे ऊना जिला के ही जो मेरे प्रतिद्वंदी चुनाव लड़ते हैं, उन लोगों का 3 करोड़ 15 लाख रुपया उसमें माफ़ हो गया। 5 करोड़ 97 लाख रुपया उन्होंने देना था। और वो चुनाव प्रभारी थे, आपके देरा के बने हुए भी चुनाव प्रभारी थे। उसकी कहानी मैं आगे सुनाता हूँ, वहाँ क्या क्या हुआ, भाभी जैसे गुस्सा मत करना। तो उसमें वहाँ पर उनका 3 करोड़ 15 लाख माफ़ हो गया। 2 करोड़ 82 लाख जो उन्होंने दिया, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने ये कहाँ से दिया, उन्होंने कहा कि मैंने अपने मित्रों से लेके दिया, मैंने अपनी ज़मीन बेची। अब जो ज़मीन बेची हमें प्रूफ बता दो उसका, नहीं बताते हैं। मित्रों से लिया तो आप लोगों ने, उन्होंने जब MLA का चुनाव लड़ा था तो उन्होंने अपना जो प्रॉपर्टी लिखी वो 10 करोड़ लिखी 2022 के अंदर। 2024 में आपने उनको अपना प्रिय होने के नाते MP का टिकट दिया, जब वो लड़ नहीं रहा होगा, क्योंकि लड़ तो कोई रहा ही नहीं था, सबको पता था होना क्या है, 4-0 ही होना है, पता ही था, अगली बार भी यही होना है, पता ही है सब लोगों को। तो उसके कारण उनको लगता था कि किसी को तो अब लड़ाना है, आपने उनको चुनाव लड़ाया। फिर उन्होंने एफिडेविट दिया, 15 करोड़ का, कि अब मेरी प्रॉपर्टी 15 करोड़ होगी। भैया 1.5 महीने के अंदर, 1.5 साल के अंदर
आप लोगों में से किसी की प्रॉपर्टी 5 करोड़ हुई है, बड़ी है किसी की? मुझे एक व्यक्ति बता दो पूरे हिमाचल का, लालों का मेरे को पता नहीं है, जो बिजनेस में है लोग। काले जी आप जान सकते हैं, ये तो रोटी खान लो लाले पे में, तो आपका उनकी 5 करोड़ प्रॉपर्टी भी बढ़ गई, 3 करोड़ 15 लाख माफ भी हो गया, 2 करोड़ 82 लाख रुपया भी दे दिया। एक कौन सी मशीन लगी हुई? अब इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय जहाँ पेपर लेकर है, कहाँ से लाए पेपर मेरे पास, मुझे आइडिया नहीं था कि इसके ऊपर डिस्कशन हो जाएगी। मेरे पास दोनों एफिडेविट है उनके, 2022 के और 2024 के दोनों एफिडेविट उन्होंने दिए हुए एफिडेविट। फिर जब हम लोग एफिडेविट आपसे चर्चा नहीं की उन्होंने? आपसे चर्चा नहीं की कि आज ये डिस्कशन आ रही है? आप बोल रहे मुझे पता नहीं था। नहीं, आप पेपर मांगेंगे, ये मेरे को पता नहीं था, नया रूल चल पड़ा आज पेपर तो बोरी लेके आया करेंगे। नया रूल नहीं है, आप स्पेसिफिक डिग्गी भर के लाएंगे। तो उसके बाद ये सारी स्थिति, इस लेवल की करप्शन आज हिमाचल प्रदेश के अंदर चली हुई है। और उसके साथ साथ एक और, मुख्यमंत्री जी आपके माध्यम से हुआ होगा, ओडीआई के अंदर ऑफिसर डाले जाते हैं, जो लोग पकड़े जाते हैं पुलिस के माध्यम से, विजिलेंस के द्वारा या किसी और के द्वारा, जो रिश्वत लेते हुए ओडीआई में डालते हैं, ऑफिसर ऑफ डाउटफुल इंटेग्रिटी। उसमें एक हेल्थ डिपार्टमेंट के आपके ऑफिसर हैं जिनको आपने धर्मशाला के अंदर ही लगा दिया, धर्मशाला के अंदर, ओडीआई के अंदर है। और उसमें मुझे तब जानकारी मिली जब मुझे किसी का यहीं से, इसी शहर से फ़ोन आया दवाई वाले का, कि भाई साहब एक मुद्दा उठाना विधानसभा के अंदर। मैंने उसको बोला मार्च में उठेगा यार, इसमें तो ज़्यादा होता नहीं, छोटा होता है तो सेशन छोटा होता है, बाद में उठाएंगे। मुझे चलो अच्छा हुआ कि यहीं पर डिस्कशन शुरू होगी करप्शन में। उन्होंने कहा भाई साहब पहले हम लोगों से केमिस्ट का लाइसेंस रिन्यू करने का 10,000 रुपया लेते थे, जो अब यहाँ पर लगाए हो कहते हैं 50,000 रुपया लगेगा। मैंने कहा यार फलां व्यक्ति ने जो लगाया और इतना सुना है एडवांस में लिया, इतना महीने का तय हुआ। उसने कहा नहीं, उसने थोड़ा और बढ़ाया, उसने कहा इतना लिया और इतना तय हुआ है, ये हमें भी पता है। मुझे उन्ना में भी लोग बताते थे कि ऐसे करके इन्होंने बंदा एडजस्ट करवाया और उससे इतना लिया है। वो कहता है जब 50,000 रुपया हम कहाँ से दें उसको अपनी दुकान का लाइसेंस रिन्यू करने का? आपने ओडीआई वाला अधिकारी क्यों लगाया? कि इसके अंदर करप्शन नहीं है? और ऊना के अंदर ही यहाँ पर बैठे हैं, रेवेन्यू के सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं, ऊना के अंदर एक तहसीलदार साहब पकड़े गए थे 5,000 रुपये की रिश्वत में 2 साल पहले। अभी 30 नवंबर को उन्होंने रिटायर होना था, उनको सेटलमेंट में लगाया हुआ था। सेटलमेंट भी अपने गांव की है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, सेटलमेंट भी उन्हीं की है, कहानी सारी वहीं घूम रही है, प्रॉब्लम है उन्हीं के गांव की सेटलमेंट लाल सिंह की चली हुई है। वहाँ पर लोग आंदोलन कर रहे हैं कि इस तहसीलदार को हटाओ, हम 40-40 साल से कब्जे के अंदर हैं। इसी माननीय विधानसभा के अंदर मैंने प्रश्न लगाया था कि जहां पर सेटलमेंट चली है वहां क्या रूल है? 40-40 साल से स्टाफ बैठा हुआ है लेकिन एक छोटे से गांव की सेटलमेंट नहीं हो रही है। तो विधानसभा के अंदर जवाब आया हुआ है कि खैर रख इंतकाल करो लोगों के, यानी जहां मैं मान लो बैठा हूं, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता तो मेरे नाम जमीन कर दी जाए। लेकिन वहां पर लोग बोल रहे हैं कि हम 40-50 साल से जहां पर बैठे हुए हैं, जिम्मेदार लोग हैं, ओबीसी वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो कहते हैं जी हमारी 40 कनाल के ऊपर कब्जा है, हमारे दादाजी भी जोतते थे जमीन को, हमारे बाप पिताजी ने भी देखा, अब हमें भी इसको हल चलाते हुए 20 साल हो गए, अब हमारी जमीन को यहाँ बड़े बड़े जो गांव के लोग हैं वो अपने नाम पे करा रहे हैं क्योंकि वो वहां पर कॉलोनियां काट रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ, उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए क्या किया गया, उस माननीय तहसीलदार को जो विजिलेंस ने पकड़ा था 3 नवंबर को रिटायर होना था, 1 साल की सीधी एक्सेप्शन दे दी। अब इसमें आपको सर्टिफिकेट चाहिए, क्या ले करूँ मैं, क्या दूँ, जहाँ तहसीलदार को ले आऊँ, जहाँ मारूँ टेबल के ऊपर के ये है, कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए आप लोगों को? माननीय स्पीकर महोदय अपनी जगह सही है क्योंकि बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता है, बड़े वरिष्ठ वकील है, क्योंकि वहाँ प्रूफ के बिना तो कुछ चलता नहीं है। लेकिन जहाँ लोक लज्जा से चलता है, लोकतंत्र प्रूफ से नहीं चलता है, लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता है। लोकतंत्र के अंदर आदमी को ये देखना होता है OTSI भी है तो, लेकिन मैं नहीं लूंगा ये तो शक्ति जी आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना, एक्सटेंशन ये पब्लिक डॉक्यूमेंट, देयर इज नो नीड टू प्लेस सच डॉक्यूमेंट। हाँ बढ़िया, दिस इज व्हाट आई सेड बिफोर आल्सो। मुख्यमंत्री को जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है दैट इज नॉट टू बी प्लेस्ड ऑन द रिकॉर्ड। आज ही दोनों को हटाओ, चाहे धर्मशाला वाला है। ये तो आप तो एक्सटेंशन की पॉलिसी को अपोज कर रहे हैं ना अगेंस्ट दैट पर्सन। एक्सटेंशन की पॉलिसी, चलो ठीक है ना, ये बोल रहे हैं कि किसी के ऊपर विजिलेंस केस था उसको आपने एक्सटेंशन दे दी। दिस इज एंटायरली अ डिफरेंट इशू, इसमें कवर भी नहीं होता। चलो एनीवे, की पॉलिसी भी अच्छे लोगों के लिए होती है, चोरों के लिए चलो ना, अब तो अच्छे बुरे नहीं, वी हैव टू बी यूनिफॉर्म कि एक्सटेंशन देनी है या नहीं देनी। अच्छा ऑफिसर है, उसने अच्छा किया है तो उसको करो, हम कौन इनकार कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी को अधिकार है। मैं तो ये बता रहा हूँ
कि भैया आपके साथ जो मित्र है ना, मित्र मंडली, उन लोगों ने आपका सत्यानाश करना शुरू किया हो। वो इस तरह से आपको, अब नहीं तो मैं नहीं बोलता है 2 घटनाएं, अगर उन्होंने नहीं किया होता, अब उसमें क्या क्या कर रहे हैं आपको भी पता होगा। वैसे तो पता ही होना चाहिए, अगर पता नहीं है तो फिर काहे के मुख्यमंत्री है, सारी आपको सीआईडी आती होगी और चीज़ें पहुंचती। अब आपके डिप्टी स्पीकर साहब चला चला के मंच पे बोल रहे हैं कि भैया कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई हो नहीं रही है तो आप तक भी पहुंचता ही होगा। तो आपको मुकेश जी से बात करनी चाहिए, भैया क्या करना है, आप क्यों बोल रहे हैं ओपनली। अब वो इतने दुखी है बेचारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब कि वो बेचारे बोल रहे हैं और सिपाही सुनते नहीं है। वो बोलते हैं कि हमें जाने का अधिकार। मैं इसको अदरवाइज नहीं बोल रहा हूँ, माननीय मंत्री महोदय जितने भी जहाँ पर बैठे हुए हैं, हमें भी दुख लगता है कि हम सब लोग क्या जनी कर क्या रहे हैं, क्या कर क्या रहे हैं हम लोग। इसलिए लोग हम सब लोगों को हे दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए हम लोग देखते हैं। लेकिन सब लोग, मैं मानता हूँ सारे लोग थोड़े ही बेईमान, हम आप सब लोगों में से ज़्यादातर लोग ठीक हैं। जो लोग हमें देख रहे हैं उनका अगर रेशो देखो तो क्या है, जहाँ तक तो कहाँ तक पहुँच गया है, आपके सेक्रेटरिएट के अंदर तक पहुँच गया है। कई बार, अब मैं फिर बोल रहा हूँ, शायद किसी को बुरा लगे, आईएएस ऑफिसर हमने कभी नहीं सुने थे कि वो भी पैसे लेते होंगे। हो सकता कोई व्यक्ति को बुरा लगे क्या बोल रहा है। आज हम लोग सुनते हैं कि ये हो रहा है, वहाँ पर ये हो रहा है। कैसे हो गया जी? इतने बढ़िया ऑफिसर्स हमारे हिमाचल प्रदेश के हैं, इतने बढ़िया हमारे कर्मचारी हैं, वो चाहे पीएम से चीफ सेक्रेटरी तक होंगे, बढ़िया लोग रहे हैं, अच्छे लोग रहे हैं। लेकिन आज स्थिति वहां तक पहुंच गई है कि लोगों को खंभों की सप्लाई के लिए कमीशन देना पड़ रहा है। वो कहते थे पहले सीधा हमारे लिए आ जाता था, लेकिन आज उनको फोन जाता है 4 करोड़ बच गया, तेने लेना तो ले लो, नहीं तो मैं किसी और को दे दूंगा। बंदा बोलता क्या करूं, मैं कहा दया फूक दे मुंह जाकर, ले ले अपने पैसे, छठ से पेनो, तू कहो पीछे पे पैसे ले भैया जहाँ जा करके। ये स्थिति है आज यहाँ पर स्थिति है। आदमी दफ्तर के अंदर जाता है, व्यक्ति बोलता है बड़ा ऑफिसर कि आपको इस दफ्तर के जो जिसको कहते हैं रिवाज है वो पूरे करने करेंगे, काम तो जो मर्जी ले आओ। वो कहते जी मैं तो अपने काम लेकर के गया था, उसने कहा जो मर्जी लेकर के आ जाओ, सीधी ऑफर है, गोभी लेनी गोभी ले, आलू लेने आलू ले, टमाटर लेने टमाटर ले, जो मर्जी ले, लेकिन रेट देना पड़ेगा तेरे को। ये क्या, मैं आपको व्यक्तिगत भी बोल देता ये चीज़ें, लेकिन कई बार ये चीज़ें हम आप सब लोगों के ऊपर प्रश्न उठाती हैं, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति का पूछ लो, हजारों लड़के लड़कियां, उनको बोलो किसी को तुमने लीडर बनना है, वो कह के शायद यार इस गंद खाने का बंदा सानू आउटसोर्सिंग बड़ी लगा दे। ये तो बहुत गंदी राजनीति है, तो बहुत बुरा हाल है इसका। ये स्थिति है ना हमारी। क्या सब लोग ऐसे ही है क्या? ऐसे नहीं है। कुछ लोगों ने सारी चीज़ को डिस्टर्ब किया। इसलिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप इस करप्शन के जितने भी इशूज हैं, मेरे सीनियर लीडर्स भी जहाँ पर बैठे हों, हम लोगों को किसी को भी बख्शना नहीं चाहिए। कोई किसी का नहीं होता है। जो कल हमारे साथ थे आज आपके साथ गुलशर्रे उड़ा रहे हैं, साढ़े नाल हाथ मिलाना भी नहीं चाहते कि किसी को देखना लगे। मैं कहा कोई नहीं बच्चा आने वाले, असं जाना कितने होता है। एक बंगाल है जितने 3 साल बाद गवर्नमेंट आती, असं आने वाले हैं, जाना कितने नो। ये स्थिति है सबकी। शादियों में नमस्ते नहीं करना चाहते लोग, उनको लगता है पता नहीं क्या हो गया, गवर्नमेंट चल गई तो पता नहीं हमारा क्या हो गया। ऐसा नहीं है। हम आप सब लोग जब इलीगल लोगों को सपोर्ट करते हैं, उसके कारण वो लोग हम आप सब लोगों को बदनाम करते हैं, इस समाज को बदनाम करते हैं। नई युवा शक्ति है वो भी राजनीति के अंदर, माननीय मोदी जी ने कहा है कि हमें लाखों लोगों को राजनीति से जोड़ना, क्योंकि राजनीति गंदा प्रोफेशन नहीं है, ये प्रोफेशन नहीं है, ये सेवा है। उन्होंने आग्रह किया पार्टी के अंदर कि भैया आप अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ो, आप परिवारवाद से बाहर निकल करके भी लोगों के अंदर जोड़ो, ताकि देश के अंदर अच्छी राजनीति आए। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग जो भी हमारी ओर से बोला गया है उसको अदरवाइज मत लें, अदरवाइज मत लें। वैसे तो आपने पंगा ही लिया सुबह ऐसे बड़ा दिल दिखा करके, अपने बिल थे आपके बिल इंट्रोड्यूस करते, अब आप बड़ी देर से बोल रहे थे जयराम जी नहीं है, जयराम जी नहीं है। हूँ जब दे जयराम जी आए पे हूँ पैगी ठंड सारे हूँ तो बोल नहीं दे करते है ना, क्योंकि जयराम जी के पास नॉलेज है, हमें कई चीज़ों की नहीं थी। अब जयराम जी आपको हर चीज़ के ऊपर टोक रहे तो आप करें आप बोल के रहे। आप ही तो सुबह से बोले थे जयराम जी कहाँ गए, जयराम जी कहाँ गए, जयराम जी कहाँ गए, ठीक है ना, बुरा लग रहा था। तो हाँ, अब पता नहीं कौन कैसा प्यार है जिसपे दोनों साइड से विरोध है। सुबह से इन्होंने 50 बार बोल दिया कहाँ गए जयराम जी। हमने कहा भैया पार्टी की जिम्मेवारी है, धरने के अंदर गए हैं, वहाँ पर एक आंदोलन है उसके अंदर गए। अब ठीक है, माननीय जयराम जी हमसे सबकी नॉलेज से ज़्यादा इनको जानकारी है, तथ्यों की जानकारी है, इसलिए जब से वो आए हैं तो आप लोग घिरे हुए हैं, जब वो बोल रहे हैं तो आप लोग परेशान हो रहे हैं। तो उसके कारण तब भी परेशान थे, तब भी सोच रहे थे पता नहीं कहाँ गए, सरकार ही न पलट जाएंगे बाहर क्या। चलिए प्लीज। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी मेरा आग्रह है,
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम आप सब लोग, जिसको मैं कहता हूँ, हम आप सबका सौभाग्य है कि हम इस सदन के अंदर बैठे हुए हैं। ये सौभाग्य, हम कोई बहुत ऐसा कह रहे हैं कि बहुत कोई बड़े लोग हैं, ऐसा नहीं है। सब लोग छोटे परिवारों से आए हुए लोग हैं। सब लोगों का सौभाग्य है कि हम 68 में जहाँ पर हैं, उस 68 की परिभाषा को समझ करके जिस पद के ऊपर हम लोग विराजमान हैं, उस पद की गरिमा को संभालते हुए हम लोग कार्रवाई करें। उसके हिसाब से मुझे लगता है हम लोगों को चलना चाहिए। और हम लोगों को जो भी करप्शन करता है, अब तो निर्दयता पूर्वक करप्शन हो गई है, पहले करप्शन होती थी, अब निर्दयता पूर्वक करप्शन हो गई है। प्रदेश का चिंता ही नहीं है, खड्डों की चिंता ही नहीं है, जंगल की चिंता ही नहीं है, लैंड ऑर्डर की चिंता ही नहीं है। यानी बिल्कुल बेशर्मी से लोग करप्शन करना शुरू कर गए हैं, जिसके कारण ब्लेम हम आप सब के ऊपर लगता है। और हम लोग ये बोल नहीं सकते कि इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश ने दिया है। अगर इस देश के अंदर चरखे ने क्रांति ला दी थी तो उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर ने शांति ला दी। जब करके दिखाया, उसने करके बताया कि बुलडोजर सिर्फ नींव खोदने के लिए नहीं होता है, जो बदमाश रेप करके भागता है उसका मकान भी उड़ाया जा सकता है, ताकि शाम को छत के नीचे उसको बैठने का स्थान न मिले। उसको कहते हैं राजनीति। उसके कारण ये सारा करना पड़ता है। और अन्यथा जो बड़े लोग हैं, जो आजकल तो लोग इस तरह से डराना शुरू हो गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे जिला के अंदर तो लोगों से फिरौतियां ली जा रही है, फोन कर करके फिरौती ले रहे हैं लोगों से। ये हम पंजाब के अंदर सुनते थे, मुकेश जी ने देखा होगा, उनके अखबारों में छपता रहता है। ये हम पंजाब के अंदर सुनते थे कि इस तरह से होता है, तो कोई बिजनेस ही नहीं करेगा, कोई बेचारा इंडस्ट्री नहीं लगाएगा, कोई बड़ी दुकान ही नहीं चलाएगा। अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी, दुकान नहीं चलेगी, तो सबको रोजगार देने लायक हम लोग हैं क्या? वहाँ हजारों नहीं लाखों लोगों को रोजगार डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोग, जितने भी लोग बिजनेस में होंगे, आप लोग देते हैं। आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इतना एक मिनिस्टर नहीं रोजगार दे सकता जितना एक व्यक्ति अपना बिजनेस खड़ा करके लोगों को रोजगार दे सकता है। लेकिन उनसे फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं और हम लोग उनसे बात ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन है, क्या हो रहा है। इस तरह पूरे हिमाचल के अंदर जो चिट्टे के कारण है, ये भी एक करप्शन का ही आधार है, चिट्टे वाला मामला है। इसके अंदर मिले हुए लोग, एक ग्रोह है इसके अंदर जो काम कर रहा है, उसमें हमारे लीडर्स का भी किसी का समर्थन हो सकता है। मैं धन्यवाद करता हूँ मुकेश जी का। अनेकों बार इन्होंने जिले के अंदर बोला कि कोई भी मेरे पास चिट्टा और करप्शन के केसों को लेकर के मत आए कि किसी को बचाना। हम लोगों को ओपनली ऐसा जनता को बोलना चाहिए, किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए हमारे पास आ जाए। उसके बाद आप सब लोग इसके ऊपर संज्ञान लें और जितने भी मेरे साथी विपक्ष से बोल रहे हैं वो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और हम लोग बिल्कुल सच बोल रहे हैं, तथ्यों पर आधारित बोल रहे हैं। और जहां तथ्य नहीं भी है